हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखिए, ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये फिनेंशियल रिपोर्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पूरा का पूरा फिनेंशियल रिपोर्टिंग इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ही बेस्ड है। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है और आने वाले कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे भी, राइट। बट आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, क्या इसकी नीड अराइज हुई और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ग्लोबली फॉलो किए जाते हैं, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे पहले तो इसकी समझ होनी चाहिए आपकी कि क्यों एक्चुअली ये चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, राइट। इतने सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने की जरूरत क्यों हुई, राइट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच दिस वीडियो रेगुलरली एंड कॉन्टिन्यूसली सो दैट इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको स्किप करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो फिर ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो बेसिक चैप्टर है, जो बिल्डिंग ब्लॉक जिसको बोलते हैं, वो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, लेट्स बिगिन। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, देखो किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं, राइट। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी का भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रॉडर वे में इसको समझने की कोशिश करें तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, राइट। उन सारे आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, राइट। उसको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया we are supposed to follow all those articles and standards, right। स्टैंडर्ड का मतलब पहले समझने की कोशिश करो कि होता क्या है। तो वो स्टैंडर्ड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक बेंचमार्क होता है, ठीक है, जिसको मीट करने की रिक्वायरमेंट सबको होती है। ठीक है, सब कोई चाहता है कि उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर ले। फॉर एग्जांपल, नॉट एवरीवन कैन बिकम विराट कोहली, राइट। विराट कोहली हैज सर्टेन स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड को उसने अचीव कर लिया है, राइट। बट एवरीवन वांट्स टू बिकम विराट कोहली, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, राइट। तो कुछ एक सर्टेन मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जिसको लॉ मेकर्स फ्रेम कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, बेंचमार्क बोल देते हैं कि इतना तो कम से कम आपको मीट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप अगर मीट कर लेंगे तो आपका काम चलेगा, यू विल बी बेस्ट टू सर्वाइव इन दैट इन्वायरमेंट, राइट। सो स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस ये होती है। ठीक है, वैसे ही अकाउंटिंग में, चूंकि आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, जब तक आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं पता होगा, आप फर्दर इसमें जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, एक जो, जैसा कि मैंने आपको कहा, बेंचमार्क को मीट करने के लिए नॉलेज होने की आवश्यकता है। अगर वो नॉलेज आपको नहीं होगी फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बाइबल है, ये एक आप समझ सकते हैं कि ये एक गीता है फॉर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, सारी चीजें आपको हूबहू समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो यही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। अब चूंकि स्टैंडर्ड है तो ये रिटन में है, इसको लिख दिया गया है। इशूड बाय गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज। अब अदर रेगुलेटरी बॉडीज है, रेगुलेटरी बॉडीज का मतलब क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, इक्विटी मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है, सेबी हो गया। ठीक है, बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड जो भी लोग हैं। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनसे भी रिलेटेड है वो सारे रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा ये एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं वो देखो। कवरिंग दी फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं, बैलेंस शीट को बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बोलते हैं, एंड नोट्स टू अकाउंट, राइट। अब देखो, पहले तो अकाउंटिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये। ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें फॉलो की जाती हैं, वो सारा प्रोसीजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ये एक बाइबल टाइप का होगा, ये एक गीता टाइप का होगा जिसमें रूल लिखा होगा। ठीक है, उसको फॉलो करते हुए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, अब देखो जो पहला जो एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है रिकॉग्निशन का। रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो, रिकॉग्निशन से याद
आप करने की कोशिश करो। रिकॉग्निशन में क्या होता है, कॉस्ट रिकॉग्निशन। आप लोगों ने ऑलरेडी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 पढ़ा हुआ है, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। उसमें कॉस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। जो भी फॉर एग्जांपल नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस वगैरह होते थे, राइट, याद करने की कोशिश करो, उसको आप लोग कॉस्ट में इंक्लूड करते थे या नहीं करते थे। एसेट्स की बात मैं कर रहा हूं, राइट। बोरोइंग कॉस्ट को आप लोग एसेट में इंक्लूड करते थे या नहीं करते थे, मतलब कैपिटलाइज करते थे या उसको एक्सपेंस बुक कर लेते थे, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते थे, राइट। अब ये सारी चीजें अगर वेग होगी, राइट, ये क्लियरली कहीं रिटन नहीं होगा, तो जिसको जो मन करेगा वो उसके अकॉर्डिंग, कोई इसको कॉस्ट में कोई कैपिटलाइज करेगा, कोई इसको एक्सपेंस कर देगा, राइट। तो इसके लिए सर्टेन स्टैंडर्ड होना ही चाहिए, मस्ट है, और वो आपका इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ होगा, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका मेजरमेंट का, ठीक है। मेजरमेंट में भी देखो, आपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर कौन सा पढ़ा था जिसमें फेयर वैल्यू मेजरमेंट आपने पढ़ा था, 113, याद करो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 113, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, राइट। उसमें आप लोगों ने देखा था कि अगर मार्केट में प्राइस उस सिमिलर कमोडिटी का, उस एसेट का अगर प्राइस अवेलेबल है तो उससे बढ़िया कोई प्राइस नहीं है, उस वैल्यू पे उसको मेजर कर लेते हैं, राइट, उसको बैलेंस शीट में लेके चले जाते हैं, राइट। अगर मार्केट में प्राइस अवेलेबल ना हो तो फिर दूसरा जो फ्यूचर में जो कैश फ्लोज आने वाले हैं उनको डिस्काउंट करते हैं और फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू पे उसको मेजर करते हैं, राइट। अब ये सारे चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलेगा, राइट। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब इसकी अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो अगेन सेम कहानी कि कोई कंपनी मार्केट वाले प्राइस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेता और कोई कंपनी कैश फ्लो को डिस्काउंट करके अपने बुक में रिकॉर्ड करता, राइट। तो ये चीजें लिखी हुई होनी चाहिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है, राइट। Then third comes out to be your presentation of these transactions and events in the financial statement in a manner meaningful and understandable to the reader. अब ऐसे प्रेजेंट करना है उसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपने मन के मुताबिक उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको ऐसे उसको प्रेजेंट करना है सो दैट जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, राइट, जैसे सप्लायर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, मर्जर्स एंड एक्विजिशन केस में पोटेंशियल बायर वगैरह हो गया, उनको समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है, राइट। तो प्रेजेंटेशन भी इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चौथा है डिस्क्लोजर, ठीक है। डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू दीज ट्रांजेक्शन, उसको डिस्क्लोज करो आप कि आपने वो चीजें कैसे उसमें रिकॉर्ड की हैं, राइट। अगर किसी चीज से आपने डिविएट किया है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट में आपने बोरोइंग कॉस्ट को इंक्लूड कर लिया है कोई भी एसेट खरीदते वक्त, तो आपने वो क्यों किया है, वो क्वालिफाइंग एसेट आपने क्यों कंसिडर किया हुआ है, क्वालिफाइंग एसेट अगर कंसीडर किया हुआ है तो वो कितने दिनों में क्वालिफाइंग एसेट कंसीडर हो रहा है, राइट। वो सारी चीजें डिस्क्लोजर में आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्विच किया है डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन से आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में स्विच किया है, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना है, राइट। तो ये सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई हैं, राइट। इतना आपको समझ में आ गया तो फिर आपको मोटा मोटी पता लग गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों है, राइट। बेसिकली देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत इसलिए पड़ी सो दैट सारी कंपनीज जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करें, राइट, तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, राइट। ऐसा ना हो कि कोई एक कंपनी कुछ दूसरा स्टैंडर्ड, कोई दूसरा रूल फॉलो कर रहा है और कोई दूसरी कंपनी दूसरा रूल फॉलो कर रही है, राइट। आर्टिकल में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है वो सारे सिटीजन्स पे इक्वली अप्लाई होता है, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे कंपनीज पे अकाउंटिंग के मामले में इक्वली अप्लाई होगा, राइट। यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता, समान रखना है आपको, समान इंपॉर्टेंस, समान रूल फॉलो करते हुए आपको अकाउंटिंग करनी है, राइट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। अब ये देखो, ये आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो, अगर एग्जाम में आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये डेफिनेशन लिख देना और प्लस ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं 4, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर साथ में लिखते चलना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और नीचे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये आपको लिखना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसको समझ लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया जाता है। मोर और लेस आपको समझ में आ रही होंगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है। देखो, फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक कंपनी कुछ दूसरा फॉलो कर रही है और दूसरी कंपनी कुछ दूसरा फॉलो कर रही है, तो ऑल्टरनेटिव है ना,
ठीक है, इससे क्या होगी, दिक्कत होगी कंपैरिजन करने में कि इसका नेट रेवेन्यू अगर ज्यादा आ रहा है और इसका नेट रेवेन्यू कम आ रहा है, बट दोनों ने अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को अप्लाई किया हुआ है, राइट। दोनों ने अगर इक्वल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, इक्वल लॉ को फॉलो किया होता और तब जो नेट प्रॉफिट आता उसको आप अगर कंपेयर करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड होता, फिर आप उसको इक्वली कंपेयर कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि अलग अलग होगा, ऑल्टरनेटिव है, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर एक रूल बन गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलिमिनेट ऑल टुगेदर कंफ्यूजिंग वेरिएशंस in the accounting treatment followed for the purpose of preparation of financial statements. For example, inventory valuation आप लोगों ने Ind AS नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, राइट। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV, उस पे किस पे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, याद करो, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्लियर लिखा हुआ है कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, जो दोनों में कम होगा उस पे हम लोग रियलाइज कर लेते हैं इन्वेंट्री को, राइट। अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला नहीं होता तो कोई कंपनी कॉस्ट पे रियलाइज करती, कोई कंपनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करती है और दोनों में वेरिएशन आ जाता, तो उसको एलिमिनेट कर देता है ये स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा तो वो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कुछ कॉस्ट है तो उसको कैपिटलाइज हम लोग करते हैं, राइट। अगर ये लिखी हुई चीजें नहीं होती तो कोई कंपनी इसको कैपिटलाइज करता, कोई नहीं करता, राइट। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मैंने आपको बता दिया। इफ देयर इज एनी चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, कोई कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है, कोई रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रही है, तो दोनों के नेट इनकम में डिफरेंस आ जाता, फिर उसको कंपेयर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें दिक्कतें आ जाती थी। तो अगर स्टैंडर्ड बना दिया कि नहीं यही फॉलो करना है तो दोनों में समानता एक लेवल तक आ जाता, उसको फिर आप लोग कंपेयर कर पाते, राइट। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन का एक बेनिफिट आता है, वो है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट देखो इसमें रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, ठीक है। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये भी बोला गया है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एज पर रूल जो बोला गया है कि वो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, राइट। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि नहीं, उसको फर्दर आप डिस्क्लोज कीजिए, ठीक है, फर्दर डिस्क्लोज कीजिए। क्यों ये किया जाता है, सो दैट जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी यूजर्स हैं, ठीक है, उनको इसका फायदा हो जाए, उनको इसका फायदा हो जाए, वो अच्छे ढंग से आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट को स्टडी कर पाए, राइट। और फिर अच्छे से स्टडी करेंगे तो होगा क्या, उनको आपके परफॉर्मेंस के बारे में समझ आएगी, राइट। आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता लगेगा कि कंपनी अच्छा कर रही है या कंपनी को और अच्छा करने की जरूरत है। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो हो सकता है वो आपको फंडिंग दे दे, राइट। हो सकता है आपको सप्लाई करते हैं लोअर कॉस्ट पे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, राइट, क्योंकि आपकी कंपनी का रेपुटेशन वो देखेंगे कि अच्छा हो रहा है, राइट। तो ये सारा बेनिफिट होता है, ठीक है। थर्ड है कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो स्टैंडर्डाइज्ड हो गया ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इंप्रूव्स कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग कंपेयर अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। बोथ इंट्रा एंटरप्राइज एंड इंटर एंटरप्राइज, अब इन दोनों वर्ड्स को समझ लो, ये क्या होता है। इंट्रा एंटरप्राइज का मतलब हो गया एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अपने प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपेयर कर पाएगा, राइट। वो ओवर द ईयर्स कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, दैट विल बी स्टडीड इन दिस इंट्रा एंटरप्राइज। Whereas इंटर एंटरप्राइज मतलब दो कंपनी के बीच सेम फाइनेंशियल ईयर में कैसा दो कंपनी ने परफॉर्म किया है एक ही इंडस्ट्री में। बेसिकली कंपैरिजन के पर्पस से ये बेनिफिशियल हो जाएगा अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर है, तो वहां पे बेनिफिट इसका हो जाएगा, ठीक है। दिस हेल्प्स द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट एंड वेदर और नॉट टू लेंड और सो ऑन, राइट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, बहुत इजी था। ये सारे बेनिफिट्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। अगर एग्जाम में आता है तो आपको एज इट इज ये तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। रिवाइज करना है, फिर से वीडियो को फिर से पीछे ले जाके एक बार फिर से देख लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अब देखो क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना, स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो वो कन्वर्ज हम लोग कर चुके हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड से, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो देयर वाज अ नीड टू कन्वर्ज विद दोस स्टैंडर्ड्स, राइट।
बट जब पहले इंडिया में बनी थी ग्लोबल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिमिलरली बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन लोगों ने बना के रखा हुआ था, राइट। दिक्कत क्या हो रही थी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वगैरह ये सारी चीजें धीरे धीरे होने लगी, राइट। क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बढ़ने लगा, राइट। एक कंपनी जो इंडिया में थी वो जाके तो बाहर के किसी फॉरेन लैंड पे जाके ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने लगी, बाहर की कंपनीज इंडिया में आके एक्सपैंड करने लगी, राइट। तो जब कोई कंपनी, इंडिया की एक कंपनी दूसरे कंट्री में जाती है तो वहां का जो रेगुलेटर होता है उसके अकॉर्डिंग उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना होता है, राइट। तो वहां पे क्या फिर दिक्कत आ जाती है, इंडिया में कुछ आप और फॉलो कर रहे हो और उस कंट्री में उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर रहे हो, राइट। तो ये सारी सिचुएशंस अराइज होने लगे। तो देयर वाज अ नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड, राइट। बहुत सारे कंट्रीज एक साथ बैठे वो लोग, ठीक है, और उन्होंने सोचा क्यों ना एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया जाए। अब हर कंट्री का अपना अलग अलग स्टैंडर्ड था, तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया जाए, सो दैट वो स्टैंडर्ड अगर रहेगा और बहुत सारी कंट्रीज अगर उसके मेंबर्स रहेंगे और सारे के सारे कंट्रीज फॉलो करेंगी तो फिर ये सुविधा भी हो जाएगा और कॉस्ट को भी मिनिमाइज किया जा सकेगा। दो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही स्टेटमेंट रहेगा और वो इजीली अंडरस्टूड भी होगा। फॉर एग्जांपल कोई अगर इन्वेस्टर है यूएस का, अगर वो इंटरेस्टेड है कि इंडिया में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए इंडिया की उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करना बहुत ही उसके लिए इजी हो जाएगा, राइट। बट अगर पहले दोनों कंट्रीज का अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता तो हो सकता था कि उसको स्टडी करने में दिक्कत हो जाती, राइट। ठीक है, तो क्या इसकी नीड पड़ी, देखो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, राइट। The convergence of financial reporting and accounting standards contribute to the free flow of global investment and achieve substantial benefit for all capital market stakeholders, ठीक है। इससे क्या होगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड से एक दूसरे लोगों को, मतलब एक कंट्री के इन्वेस्टर को दूसरी कंट्री के किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने में आसानी हो जाएगी और वो उसको अच्छे से रीड कर पाएगा और उसको ऐसा लगा कि हाँ ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी तो वो अपने पैसे को उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो दिस फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी। थोड़ा सा मैं स्पीड में जा रहा हूँ बिकॉज टाइम की कमी है और बहुत सारी चीजें इसमें कवर करनी होती हैं, ठीक है। वैसे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट ग्लोबल लिस्टिंग इन डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स। अब देखो लिस्टिंग के वक्त किसी भी एक्सचेंज पे अगर लिस्टिंग के लिए कोई भी कंपनी जाती है, राइट, तो उसको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन प्रिपेयर करके देना होता है, सो दैट जो भी इन्वेस्टर जो उसमें पैसा देने के इच्छुक है, जैसे आईपीओ में कोई भी पैसा लगाना चाहता है तो वो एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रीड करेगा ना, 4-5 साल का क्या परफॉर्मेंस रहा है, राइट। तो अगर ग्लोबल लेवल पे अगर लिस्टिंग करानी है, फॉर एग्जांपल इंडिया की कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करानी होती है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, तो अमेरिका का स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में अगर लिस्टिंग करानी है तो ऑस्ट्रेलिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है ऑस्ट्रेलियन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देना होता, राइट। तो इन सब में काफी खर्चा लगता, राइट। तो अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड है तो वहां पे ये सारे खर्चे नहीं लगेंगे, राइट। इट फैसिलिटेट्स अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर कंपनीज विद ग्लोबल ऑपरेशंस एंड एलिमिनेट सम कॉस्टली रिक्वायरमेंट्स से रीइंस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। थर्ड जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड अगर है, ठीक है, तो अगेन वही सारी चीजें कि एक कंपनी का कंपैरिजन दूसरी कंपनी से कंपेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक ही इंडस्ट्री की दो कंपनीज ले लो, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग इंडस्ट्री में है और एचडीएफसी बैंक है, राइट, वो भी बैंकिंग इंडस्ट्री में है। तो दोनों में सेम स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, दोनों में सेम स्टैंडर्ड फॉलो करके नेट इनकम निकाला गया है। तो दोनों को हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल दोनों का अलग अलग स्टैंडर्ड होता तो फिर कंपैरिजन करने में दिक्कत होती, राइट। तो यही सारी चीजें फिर से लिखी गई हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। अब सिर्फ इंडिया की ही दो कंपनी नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक बैंक है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, राइट, इंडिया की एक कंपनी है। वैसे सिटी बैंक है, वो एक ग्लोबल बैंक है, राइट, वो बाहर की बैंकिंग कंपनी है। तो दोनों का अगर स्टैंडर्ड सेम फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया है तो दोनों को आप बेटर वे में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से देयर वाज अ नीड टू फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की एक नीड अराइज हुई, राइट। अब देखो इसी नीड को कंप्लीट करने के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्टैब्लिश किया गया, राइट। हुआ क्या कि अ ग्रुप नेम्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, एक कमिटी स्टैब्लिश की गई 1973 में लंदन में टू डेवलप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने के लिए एक कमिटी स्टैब्लिश की गई जिस कमिटी का नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। 1973 में लंदन में ये स्टैब्लिश की गई, ठीक है। अभी फिलहाल में इस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का नाम बदल के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कर दिया गया है, ठीक है। बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसमें कुछ लोग मेंबर्स होते हैं जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, राइट। तो वो मेंबर्स जो साथ में बैठे एक बोर्ड का निर्माण किया, किसके लिए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए। उस बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। इनका पर्पस क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना जो कि सारी कंपनीज फॉलो करेंगे, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंटली नोन एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज ऑफ ओवर 75 कंट्रीज। इसके अभी फिलहाल मेंबर कितने हैं? 75 कंट्रीज हैं, जस्ट अ मिनट, 75 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग ICAI। अपना जो ICAI है, इंडिया की जो बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो भी इसका एक मेंबर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिटवीन 1973 जब स्टैब्लिश किया गया तब से लेकर 2001 तक द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी रिलीज्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच इज नाउ नोन एज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब इस बोर्ड ने जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, राइट, उनको हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, IFRS, जो कि ग्लोबली फॉलो किया जाता है, राइट। यहां तक आपको अगर चीजें समझ में आ गई होंगी तो इट वाज वेरी सिंपल, ठीक है। आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्यों एक ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी, और ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने के लिए कैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्टैब्लिश किया गया, और उन लोगों ने जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट डू मीन बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड financial accounting standard board, and I will also differentiate between US GAAP and international financial reporting system। सिस्टमेटिकली सारी चीजों को समझते जाएंगे और एक कहानी के तौर पे इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आएगा, आपको ये सारी चीजें पूरा का पूरा लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। ध्यान में रहना चाहिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो है वो 1973 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसी का नाम चेंज करके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया, और इसी ने IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।